अस्सलामुअलैकुम। तो हमारा आज का सेशन है स्टडी इन ताइवान, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ताइवान के एडमिशन कब ओपन होते हैं, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर लेना पड़ता है या नहीं, और वहाँ की जो फंडिंग है वो मास्टर, बैचलर या पीएचडी किस कैटेगरी के लिए होती है, कौन-कौन से प्रोग्राम वो ऑफर करते हैं, और ताइवान का जो वीज़ा प्रोसेस है, ये किस तरह इसको आपने स्टार्ट करना है क्योंकि पाकिस्तान में ताइवान की एम्बेसी नहीं है, तो ये थोड़ा-सा ट्रिकी प्रोसेस है। तो इन तमाम सवालात को हम अपने इनवाइटेड स्पीकर मोहम्मद अब्बास के साथ डिस्कस करेंगे। और मोहम्मद अब्बास जो है उन्होंने मास्टर भी जो है वो ताइवान से किया हुआ है, और अभी वो ताइपी मेडिकल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं, तो उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो क्यों ना हो कि आप उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अब्बास कि आपने टाइम निकाला और अपना वैल्यूएबल एक्सपीरियंस जो है वो बाकी स्टूडेंट के साथ शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपके साथ ये है कि ताइवान के जो एडमिशन होते हैं ये ओपन कब होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच सर मोहम्मद इफ्तिखार, आपने मुझे टाइम दिया और इनवाइट किया मुझे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक हाईलाइटेड चीज़ें जो है वो हो जाएंगी और उनके लिए अप्लाई करना इजी हो जाएगा। तो मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग ताइवान में इस वक्त अवेलेबल हैं, जो कि मेरे उस्तादों में आते हैं, मेरे टीचर्स हैं वहाँ पे, मेरे सीनियर्स हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है, लिमिटेड नॉलेज है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो शेयर कर सकूं। ताइवान के एडमिशन्स बाकी दुनिया की तरह दो फेजेस में ओपन होते हैं, जो कि फॉल और हमारा जो है वो दूसरा विंटर सेमेस्टर के लिए जो है वो स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए है वो ओपन होते हैं। तो एक ही टाइमिंग जो है वो शुरू होती है तकरीबन मार्च से लेके जून तक, और दूसरा जो है वो ओपन होते हैं तकरीबन नवंबर से लेके जनवरी तक और फरवरी तक। तो इन दो सेशंस में जो है वो एडमिशन्स ओपन होते हैं और स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं वर्ल्ड वाइड। और फिर जो है एडमिशन्स अनाउंस होते हैं, लाइक अगर स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं मार्च में और अप्रैल में, तो उनका रिजल्ट जो है वो जून जुलाई में अनाउंस हो जाता है। और जो लोग नवंबर वाले स्लॉट में अप्लाई करते हैं नवंबर से जैन तक, तो उनके एडमिशन्स जो है वो अप्रैल में अनाउंस हो जाते हैं। और फिर उनका जो है वो सेमेस्टर शुरू होता है। तो एक सेमेस्टर जो है वो हमारा सितंबर से शुरू होता है और दूसरा हमारा फेब से शुरू होता है। थैंक यू अब्बास। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ताइवान में अप्लाई करने के लिए स्पेशली फॉर मास्टर और पीएचडी प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर लेना जो है वो मैंडेटरी है या वो ऑप्शनल है? टू बी वेरी हॉनेस्ट सर, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज के पोर्टल्स ओपन होते हैं एडमिशन साइकिल में, और स्टूडेंट्स वहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास रिकमेंडेशन लेटर है तो इट्स अ प्लस, लेकिन अगर आपके पास रिकमेंडेशन लेटर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप एक ओपन बैलेट बनता है वहाँ पे, और आप जब अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो उसमें से जो है वो सिलेक्शन होती है। उसमें फिर इंटरव्यू की कॉल आती है, स्टूडेंट्स को ऑनलाइन इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ लोग चलते हैं। लेकिन अगर आपके पास सुपरवाइजर की एक्सेप्टेंस है तो इट्स अ प्लस, बट इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल। थैंक यू अब्बास। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ताइवान में अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी होती है या नहीं होती? अगर एप्लीकेशन फ़ी होती है तो क्या उसका वेवर मिल सकता है या नहीं मिलता? बिल्कुल सर, इट्स अ वैलिड क्वेश्चन। डिपेंड करता है सर कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें से मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो है उनकी फीस नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज हैं उनकी फीस होती है। और वो तकरीबन पाकिस्तानी कोई 19,000 से लेके कोई 20,000 PKR, अगर हम उनकी करेंसी को कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तान में, तो इतनी कोई फीस बनती है उनकी। और ये इसमें फी वेवर नहीं होता। इसमें जो है ये सब के लिए जिन यूनिवर्सिटीज की फीस होती है तो वो फिर फीस कलेक्ट करते हैं, और फीस के बगैर आपका एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होता। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज की जो है वो फीस होती ही नहीं है। उन्होंने लिखा होता है लेकिन वो चार्ज नहीं करते, जो मेरा एक्सपीरियंस है। इसमें से नेशनल यांग यूनिवर्सिटी है, जो कि ताइवान की सबसे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी के बाद। तो उनकी फीस नहीं है। लेकिन अगर हम एनटीयू की बात करें तो एनटीयू की भी फीस होती है। और इसी तरह से अगर हम बाकी यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो उनकी भी एप्लीकेशन फीस होती है। डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। थैंक यू अब्बास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि ताइवान में एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो कितने चाहिए होते हैं? वो सिर्फ हार्ड फॉर्म में सबमिट किए जाते हैं या वो ऑनलाइन उनका कोई लिंक होता है? जी सर, बिल्कुल। इट्स स्टैंडर्ड प्रोसीजर राइट नाउ, लाइक ताइवान में भी ऑनलाइन लिंक के थ्रू रिकमेंडेशन लेटर सबमिट किए जाते हैं।
और मोस्टली एक प्रोग्राम के लिए आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर रिक्वायर्ड होते हैं और उसमें से उस प्रोफेसर्स को ज़्यादा तरजीह दी जाती है जो कि आपके रिसर्च स्किल्स के बारे में ज़्यादा बात कर सके, जो आपको आपको एक्सप्लेन कर सके कि आपने किस-किस चीज़ पे काम किया हुआ है और आप किस चीज़ में माहिर हो। तो अगर आपका मैं नए स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करूँगा कि आपने रिकमेंडेशन लेटर में बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियात करनी है, उन जगहों से रिकमेंडेशन लेटर्स बनवाने हैं जो कि मतलब बहुत स्पेसिफिक हो, जो आपके बिहाफ पे अच्छी रिकमेंडेशन लेटर टाइप कर सकें और वो जमा कर सकें। जितनी अच्छी रिकमेंडेशन होगी उतनी उतने ज़्यादा चांसेस ज़्यादा होते हैं एडमिशन के। थैंक यू बॉस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताइवान में अप्लाई करने के लिए कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जैसे आइल्स या टॉफल चाहिए, या इस तरह का यूनिवर्सिटी की जो जैसे पाकिस्तानी स्टूडेंट है उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो इंग्लिश ही होता है, तो यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल लेटर होता है वही चल जाएगा? सर ये अगेन डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम के ऊपर। अगर आपका प्रोग्राम जो है स्टेम से रिलेटेड है और आपका प्रोग्राम जो है वो लाइक मोस्टली मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, तो वहाँ पे फिर ये आ जाता है कि वहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर रिक्वायर्ड होता है और वो उन्होंने अपना एक स्कोर भी बनाया होता है जो कि मतलब स्टैंडर्ड टेस्ट है, जिसमें आइट्स है या टॉफल है, तो उनकी स्कोरिंग वहाँ पे अवेलेबल है। इनफैक्ट ताइवान में जो है वो टॉइक भी चल जाता है, जो कि जापानीज यूनिवर्सिटीज भी मोस्टली मांगती है स्टूडेंट्स से। तो टॉइक टॉइक टॉफिल और साथ में जो है वो आइट्स स्कोर जो है वो मांगे जाते हैं, लेकिन उनकी जो स्कोर की रिक्वायरमेंट है वो लिमिटेड होती है, वो बहुत कम होती है। लाइक आईबी टॉफिल आईबीटी की अगर हम बात करें तो वो मोर देन लाइक 77 से ऊपर जो आपका स्कोर होता है अगर, तो वो एक्सेप्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर आप उनको एक्सप्लेन करें कि आपका जो है वो बीएस इंग्लिश में हुआ है, तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी जमा करवा सकते हैं। लेकिन अगर किसी प्रोग्राम में स्पेसिफिक मेंशन है कि हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है और ये टेस्ट रिक्वायर्ड है, तो फिर उसमें जो है वो फिर मैटर करता है वो। लेकिन अगर वो मेंशन नहीं है तो उसमें फिर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी जमा करवा सकते हैं। थैंक यू बास। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत से स्टूडेंट को इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ताइवान के एप्लीकेशन प्रोसेस में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या मोटिवेशन लेटर, जो कुछ स्टूडेंट्स को स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट भी कहते हैं, इनमें से कोई डॉक्यूमेंट चाहिए या नहीं? अगर चाहिए तो उसमें किस किस्म का जो मटेरियल जी है वो उसको जी जी मेंशन करना बिल्कुल। या उस पर फोकस फोकस करना जो वो ज़्यादा ज़रूरी होता है? थैंक यू। सर देखिए, हम ताइवान को बिल्कुल भी लाइक हम बाकी दुनिया से अलग नहीं कर सकते। जो दुनिया बाकी दुनिया का प्रोसीजर है जहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रिक्वायर्ड होता है, उसी तरह से ताइवान में भी रिक्वायर्ड होता है। और अगर हम देखें तो ताइवान जो है वो एआई का हब है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो क्या करते हैं कि मतलब वो एआई जनरेटेड स्क्रिप्ट लिख देते हैं, तो वो बाद में जो है वो उससे पता चल जाता है कि मतलब वो किस तरह से मतलब ये लिखी हुई चीजें हैं और ये एआई जनरेटेड है कि नहीं है। तो इन चीज़ों का पता चल जाता है। आप भी इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं। इनफैक्ट मेरी आपसे हमेशा इसी चीज़ पे मैं आपसे गाइडेंस लेता हूँ कि सर हम किस तरह से उसको जो है वो टाइप करें और आपको पता है कि हम कितना टाइम उस पे सर्व करते हैं इस सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और मैंने आने वाले स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करूँगा कि वो जितना इसको लिंक कर सके प्रोफ़ेसर के रिसर्च के साथ, यूनिवर्सिटी के रैंकिंग के साथ, यूनिवर्सिटी के ऑब्जेक्टिव के साथ और अपने ऑब्जेक्टिव के साथ, तो ये जो है उनके लिए बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ फिर ये जो है वो एक लाइक ट्रैश बैग में जाने वाली चीज हो जाएगी, तो वो उसके लिए काम नहीं करेगी। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बिल्कुल रिक्वायर्ड होता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के साथ साथ एक स्टडी प्लान भी रिक्वायर्ड होता है और एक रिसर्च प्रपोजल भी रिक्वायर्ड होता है डॉक्टरेट स्टडीज के लिए और मास्टर स्टडीज के लिए भी। आप जिस प्रोफेसर को आप टारगेट करते हैं तो उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के साथ आप एक रिसर्च प्रपोजल डिजाइन करते हैं और उस रिसर्च प्रपोजल वो बिल्कुल आप एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। आप उसमें से जो है वो इंट्रोडक्शन के बाद लिटरेचर रिव्यू के बाद जो आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव्स के बाद आपके जो मॉडल्स है, जो मेथोडोलॉजी है रिसर्च की और रिसर्च का जितनी आपकी सिग्निफिकेंस है, वो सारी चीजें जो है वो मतलब हम यहाँ पे उसको डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन जितनी भी एक्सटेंडेड रिसर्च प्रपोजल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो लाजमी रिक्वायर्ड होती है एडमिशन प्रोसेस के लिए। थैंक यू बास। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताइवान में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंडेटरी हैं, और कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके पास एडवांस में अटेस्टेड भी होने चाहिए? अच्छा सर, इसमें इसमें एक थोड़ा सा लॉजिक है। लॉजिक इसमें ये है कि हम अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो बीएस की डिग्री होनी चाहिए। और बीएस की डिग्री जो है वो अगर हम हमारी मोफा से भी अटेस्टेड है फॉर लाइक एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन, राइट। तो वो वहाँ तक जो है वो हमारे पास इनफ है, अगर आपके ट्रांसक्रिप्ट है और आपकी जो है डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं।
लेकिन उसके बाद जो है अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर प्रोसेस थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि वो आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होने चाहिए ताइवान की एम्बेसी से। अब यहाँ पे मसला ये आ जाता है कि हमारे पास ताइवान की एम्बेसी नहीं है पाकिस्तान में। तो फिर स्टूडेंट्स करते क्या है कि जो पाकिस्तान के लिए ताइवान गवर्नमेंट ने दो कंट्रीज जो है वो सिलेक्ट किए हैं, अब स्टूडेंट्स वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा सकते हैं। एक कंट्री हमारे पास सऊदी अरेबिया है और दूसरा हमारे पास जो है वो थाईलैंड हांगकांग है। तो हांगकांग से भी जो आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो सकते हैं। अब जो अगर हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन हमें एम्बेसी से अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। जब हमारा एडमिशन हो जाता है वहां पे तो तब हम इन डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाते हैं ताइवान की एम्बेसी से। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म होता है। इसके बाद आपका पासपोर्ट जो कि वैलिडिटी उसकी मोर देन 6 मंथ या 1 ईयर से ज्यादा हो। इसके बाद आपका जो है वो एक बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होता है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिला है तो स्कॉलरशिप लेटर चल जाता है। अगर आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है इस वक्त, जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होता है। बैंक स्टेटमेंट के साथ आपको जो है वो एक मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवाते हैं। और उसके साथ जो है फिर आपकी एकेडमिक क्रेडेंशियल्स जिसमें आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आ जाती है। तो ये चीजें रिक्वायर्ड होती है सर। थैंक यू बास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताइवान में जो स्टाइपेंड मिलता है उसके साथ एक फैमिली वाला बंदा और एक सिंगल बंदा जो है वो किस तरह जो है गुजारा कर सकता है, और इसके साथ इसी का एक क्वेश्चन है कि वहाँ पे अकोमोडेशन जो वो कितनी इजीली जो है वो मैनेज की जा सकती है। अच्छा सर, इसमें अगेन मैं कहता हूँ कि इसमें डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में आप रिहाइश आपकी है। लाइक अगर आप कैपिटल में रहते हैं ताइपे में तो वहाँ पे एक्सपेंस थोड़े से ज्यादा होते हैं। अगर आप बाकी सिटीज में रहते हैं तो वहाँ पे एक्सपेंस थोड़े से कम होते हैं। लेकिन जो ताइवान का स्टाइपेंड होता है तो एक डॉक्टरेट को वो तकरीबन 18,000 से लेकर 20,000 मिनिमम वहाँ की करेंसी होती है। नेशनल ताइवान डॉलर उसको कहते हैं, एनटीडी। तो तकरीबन 20,000 एनटीडी जो है वो एक स्टाइपेंड, मंथली स्टाइपेंड मिलता है डॉक्टरेट स्टूडेंट्स को। इसके बाद प्रोफेसर भी अगर चाहे चाहे तो प्रोफेसर भी आपको जो है वो तकरीबन लाइक 10 to 15,000 की रेंज में जो है प्रोफेसर भी आपको सपोर्ट करता है मंथली। तो ये लमसम अमाउंट बन जाती है तकरीबन 28,000 या 25,000। इसके अलावा ये वो स्कॉलरशिप्स हैं जो यूनिवर्सिटी आपको देती है और सुपरवाइजर आपको देता है। अब कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी हैं जो कि मतलब नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल्स की तरफ से है, तो उनकी अमाउंट बहुत ज्यादा है। लाइक वो 40,000 पर मंथ जो है वो उनकी अमाउंट चली जाती है। या अगर हम टीआईजीपी की बात करते हैं तो टीआईजीपी एक एक्सक्लूसिव स्कॉलरशिप है जो कि बहुत हाईली पेड स्कॉलरशिप है, जो कि तकरीबन 40,000 प्लस जो है वो पर स्टूडेंट को पर मंथ जो है वो स्टाइपेंड मिलता है उसमें। तो जो टीआईजीपी के स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं उनकी चीजें जो है वो बाकी स्टूडेंट्स की थोड़ी अलग होती है। उनको जो है रिहाइश के लिए अलग उनके लिए एक पॉलिसी बनी हुई है। तो वो जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो उनको प्रोवाइड करती है एकोमोडेशन। जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो कि टीआईजीपी के स्टूडेंट्स नहीं है तो वो एकोमोडेशन जो है वो बाहर अपने ओन पे लेते हैं। और पर जो एक 20,000 अगर एक स्टाइपेंड मिलता है तो उसमें से तकरीबन 9 to 10,000 जो है वो पर रूम के चार्जेस होते हैं अगर आप सेपरेट प्राइवेट रूम लेते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी के डॉम में रहते हैं तो वो फिर बहुत ही कम होती है, तकरीबन 25,000 to 30,000 जो है वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, और वो पर सेमेस्टर की फीस होती है। तो मोस्टली स्टूडेंट जो है वो प्रेफर करते हैं कि वो डॉम में रहें और लाइक ताकि वो अपनी सेविंग्स भी कर सकें और अपनी जो है वो स्कूल या लैब के करीब भी रह सके, क्योंकि बाहर अकोमोडेशन जो है थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। अगर कोई फैमिली अपने साथ रखता है तो फिर वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन बाकी जो है वो स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि यूनिवर्सिटीज के डॉम में ही रहे तो ज्यादा बेहतर है उनके लिए। थैंक यू बास। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत से पाकिस्तानी स्पेशली जो वो फीमेल जो है वो फीमेल्स का ये प्रॉब्लम है कि ताइवान जो है वो कितना सेफ है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट स्पेशली फॉर द मुस्लिम स्टूडेंट्स। सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, ताइवान जो है स्पेशली ताइपे जो है वो सेफेस्ट सिटी काउंट होता है वर्ल्ड वाइड। क्योंकि वहाँ पे जितने भी हम मेन लाइट चाइना की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कैमरा सेंसर्स बहुत ज्यादा लगे होते हैं। तो वहाँ पे जेंडर इक्विटी को बहुत कॉमनली और बहुत ही हाईली उनको जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। तो लोग बहुत सेफ फील करते हैं वहाँ पे जेंडर इक्विटी को जो है वो बहुत ही सराहा जाता है। वहाँ पे क्लासेस लिए जाते हैं, लोगों को बताया जाता है। क्योंकि ताइवान एक ऐसी कंट्री है जो कि आपको शायद आइडिया हो कि वो सेम सेक्स मैरिज को भी प्रमोट करते हैं। तो वहाँ पे लड़की और लड़का जो है वो बिल्कुल बराबर है। इनफैक्ट वहाँ पे सेफ्टी के कंसर्न अगर हम बात करें तो सेफ्टी बहुत ज्यादा है वहाँ पे। रात के 1 बजे से लेकर 4 बजे तक अगर कोई अकेला भी घूम रहा है या मतलब कहीं पे जा रहा है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इट्स अ काइंड ऑफ वेरी सेफ सिटी जहाँ जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है। इनफैक्ट मैं यूरोप भी गया हूँ लेकिन मैं यूरोप से ज्यादा ताइवान में सेफ फील करता हूँ।
थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बहुत से स्टूडेंट की ये भी कंसर्न होती है कि हमें फॉरेन कंट्री में जो हलाल फूड मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बहुत से हमारे ऐसे स्टूडेंट जो कि मुस्लिम स्टूडेंट है, मेजॉरिटी उन्हीं की है, तो उनको हलाल फूड के बारे में भी बताएं। सर हलाल फूड एक मेजर इशू है वहाँ पे। ये हलाल फूड मिलता है बाहर रेस्टोरेंट्स में भी मिल जाता है, लेकिन वो कॉस्टली पड़ता है। स्टूडेंट्स डेली के बेसिस पे उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन बाकी चीज़ें जो है वो हलाल इजीली मिल जाती हैं। हलाल चिकन, हलाल बीफ, हलाल मटन, सारा कुछ जो है वो मिल जाता है। लेकिन उसको बनाने के लिए जो है वो आपको तरीका आना चाहिए। तो अगर आप सब्जियां सारी मिल जाती है, फ्रूट सारे मिल जाते हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं तो मेरा ख्याल से उनको इतना तो आना चाहिए कि वो अपने अंडा बनाए, अपने लिए ब्रेड बनाए, सारी चीजें बनाए। तो सारी चीजें वहां पे मिल जाती है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को, ताकि वो खुद उसको जो है घर में बनाए तो ज्यादा बेहतर है। बाकी रेस्टोरेंट्स जो है वो बहुत ही लिमिटेड है और बहुत ही बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। लेकिन डेली बेसिस पे अगर स्टूडेंट्स उसको उसके रेस्टोरेंट के पास जाए तो मेरे ख्याल से वो अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा थैंक हाईली यू। कॉस्टली भी नहीं। थैंक यू अब्बास। तो ये बहुत से स्टूडेंट के लिए तो ये क्वेश्चन अहम नहीं होगा, लेकिन क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूँ तो मेरे लिए ये क्वेश्चन बहुत अहम है कि वहाँ पे जी जी हेल्थ हेल्थ का सेक्टर जो वो कैसा, यानी हेल्थ इंश्योरेंस, अगर कोई स्टूडेंट बीमार पड़ जी जाता है तो उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं जी। वो कौन अफोर्ड करता है? सर ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, और ये मेरे ख्याल से इसको ध्यान में रखना भी चाहिए जब हम एक कंट्री में अप्लाई करते हैं, ताकि वहाँ पे हेल्थ सेक्टर का क्या है। तो ताइवान इस वक्त सर नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस अपने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करता है अपने रेजिडेंट्स को और फॉरेन रेजिडेंट्स को भी। तो 6 मंथ जब स्टूडेंट्स के हो जाते हैं तो वो नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाता है, और वो वहाँ पे अप्लाई करता है एनएचआई के लिए। तो एनएचआई जब कार्ड उसको मिल जाता है तो उसके बाद जो है उसकी ट्रीटमेंट 90 to 99% जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर आ जाती है। अगर आपको कोई भी बीमारी आपको आ जाती है तो आपको वही ट्रीटमेंट मिलती है जो कि वहाँ के रेजिडेंट्स को मिलती है, और उसी कॉस्ट पे मिलती है जो उनके रेजिडेंट्स को मिलती है। तो बहुत ही आपको मेडिसिन फ्री दिए जाते हैं। अगर आपको कोई ऐसा, अगर आप इंसान है, कोई भी बीमारी आ सकती है। अगर कोई ऐसी बीमारी आ जाए जिसमें आपको फिजियोथेरेपी आपको रिक्वायर्ड है, तो फिजियोथेरेपी आप उसमें कर सकते हैं। एनएचआई कार्ड आपको कवर करता है। इनफैक्ट डेंटल केयर भी जो है वो एनएचआई कार्ड कवर करता है, जो कि मोस्टली यूएस की अगर हम बात करते हैं या हम कनाडा की बात करते हैं तो वहाँ पे डेंटल ट्रीटमेंट जो है वो इंश्योरेंस कवर अप नहीं करती। लेकिन ताइवान में डेंटल केयर जो है वो भी एनएचआई के थ्रू कवर किया जाता है। तो 6 मंथ के बाद स्टूडेंट जो है वो एनएचआई कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और बाद में वो उसको उसको एंजॉय कर सकते हैं एज ए रेजिडेंट। थैंक यू अब्बास। तो हमारा ये तकरीबन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि जी जी बिल्कुल सर। ताइवान के एप्लीकेशन प्रोसेस में आप कौन सा स्टेप समझते हैं कि सबसे एक की प्लेयर है जिसकी बेसिस पे स्टूडेंट की सिलेक्शन और रिजेक्शन हो सकती है? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे 1 साल हुआ है जिसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ अपने मास्टर्स के बाद पीएचडी के लिए। और मुझे एक चीज जो है वो मुझे क्लिक कर गई है, जो आपका रिसर्च एरिया है। अगर आप अपने रिसर्च एरिया से रिलेटेड प्रोफेसर और यूनिवर्सिटीज को टारगेट करते हैं तो आपको आपके एडमिशन के चांसेस 80 to 90% इनहांस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी जगह अप्लाई कर रहे हैं कि मतलब वहाँ पे आपको आपकी सिमिलरिटी नहीं बनती आपकी बैकग्राउंड की, तो फिर वहाँ पे रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लाइक अगर एक बंदा ड्राई लैब से उठ के वेट लैब में अप्लाई कर रहा है तो उसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। लेकिन अगर वही बंदा ड्राई लैब से रिलेटेड अप्लाई करता है किसी जगह पे, और उसके प्रीवियस वर्क से रिलेटेड वहाँ पे लोग अवेलेबल है, या जो वो फ्यूचर में करना चाहता है, तो उसके बाद जो है वो चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले आपका रिसर्च जो आपने प्रीवियसली आपने क्या किया है। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी पब्लिकेशंस, आपकी कॉन्फ्रेंस पेपर कितने हैं, आपकी मास्टर्स में अगर आपने काम किया है तो वो इधर आपने पब्लिश किया है या सबमिट किया है कि नहीं आपने। तो पब्लिकेशंस, आपकी रिसर्च स्किल्स, और कॉन्फ्रेंस जो आपने अटेंड किए हैं, और इसके अलावा जो है वो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग उस स्टैंडर्ड आप जो आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप टाइप करते हैं, तो उसमें आपने अपनी स्टोरी आपने कैसे राइट अप की है। तो उसमें अगर आपने कहानी अच्छी बनाई है तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। थैंक यू अब्बास। तो स्टडी इन ताइवान के सेशन का हमारा सबसे अहम क्वेश्चन कि ताइवान के वीजे पे कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि पाकिस्तान में ताइवान की एम्बेसी नहीं है और इसका वीजा जी प्रोसेस कितना इजी या डिफिकल्ट है। जी बिल्कुल। सर अभी तो माशाल्लाह से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो ताइवान मूव कर रहे हैं, न सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी के लिए, बल्कि वहाँ पे पेड इंटर्नशिप्स भी ऑफर होती हैं, जो कि डिफरेंट प्रोग्राम है, जिसमें से कीप है और एनएसटीसी के इंटर्नशिप्स हैं। लोग जो है रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर इस वक्त बहुत ज्यादा आ रहे हैं ताइवान में। तो लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं, स्पेशली पाकिस्तानी पॉपुलेशन। तो इसके लिए मैंने अर्लियर आपसे डिस्कस किया कि दो कंट्रीज जो है वो एडवाइजेबल है, जो कि सऊदी अरेबिया है और हांगकांग है। इसमें से स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे एजेंट्स हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होते हैं और वो पाकिस्तानी एजेंट्स भी हैं।
जो आपके लिए वीजा प्रोसेस आपके लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन आपने ये काम करना होता है, जो हमारे जितने भी आने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो अगर प्रोसीजर्स को फॉलो करें और डॉक्यूमेंटेशन को पूरा रखें, तो उनको वीजा जो है वो विद इन 2 to 3 वीक्स वीजा लग जाता है। लेकिन अगर उनकी डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम हो, तो फिर आपको तो पता है हर जगह पे जो है वो रिफ्यूजल के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इसमें ये होता है कि जो आप अपने पासपोर्ट जो है वो आपने सेंड करना होता है सऊदी अरेबिया, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर अवेलेबल है, जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन है, OTF, उसके थ्रू आप अपना पासपोर्ट जो है वो और अपने जितने भी आपके एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स हैं, जितनी भी वीजे की रिक्वायरमेंट है, वो आप अपने एजेंट्स को भेजते हैं सऊदी अरेबिया, और वो आपके बिहाफ पे अप्लाई करता है। मैं आपके प्लेटफॉर्म के तौसीफ से ये एक बात और यहाँ पे करना चाहता हूँ कि ताइवान इस वक्त वाहिद कंट्री है जहाँ पे कोई भी स्टूडेंट जो है वो बगैर किसी कंसल्टेंट के, बगैर पैसे दिए हुए अप्लाई करता है, और वहाँ पे लोग उनको गाइड करते हैं। जब मैंने भी अप्लाई किया था तो बहुत सारे मेरे सीनियर्स ने मुझे गाइड किया हुआ था, और अभी भी ये एक लेगेसी उन्होंने मेंटेन की है कि हम कोशिश करते हैं कि जितने भी आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड करें। ताइवान में जो भी इस वक्त पाकिस्तानी स्टूडेंट अवेलेबल है, उनकी कोशिश होती है कि वो अपने पाकिस्तानी भाई बहनों को सपोर्ट करे और उनसे पैसे लिए बगैर उनको जो है वो गाइड करे, क्योंकि हमें भी लोगों ने इसी तरह से गाइड किया हुआ था। तो पाकिस्तान की एक कम्युनिटी वहाँ पे बनी हुई है, अर्थात पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का एक ग्रुप वहाँ पे बना हुआ है, जिसमें से लोग उनको नए आने वाले स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। एक उन्होंने एक सीनियर्स ने एक फाइल बनाई हुई है पूरी, कि आपको अपने वीजा अप्लाई कैसे करना है, अपने कौन सा लेटर किस तरह से लिखना है वीजा के लिए, अपने एप्लीकेशन कैसे फिलअप करनी है, तो ये सारी चीजें जो है वो वहाँ पे अवेलेबल है। इनफैक्ट यहाँ तक कि अगर आप ताइवान पहली दफा आ रहे हो, तो आपको कौन कौन सी चीजें, मतलब आपके कपड़ों से लेके आपके यूटेंसिल्स तक कौन कौन सी चीजें हमको रिक्वायर्ड है, तो ये सारी चीजें उस फाइल में अवेलेबल है। तो ये एक हाईली मुझे लगता है कि इम्प्रेसिव चीज है, हमारी सीनियर्स ने एक लेगेसी मेंटेन की हुई है, और हम जूनियर्स उसको फॉलो कर रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स आए तो हम उनको गाइड करें, एयरपोर्ट से उनको पिक करें, और उनको जो है वो गाइड करें और सारी चीजें उनके लिए प्रोवाइड कर सके। तो ये एक वहाँ पे अच्छी लेगेसी है, और इंशाल्लाह ये मेंटेन भी रहेगी इंशाल्लाह, आई होप सो। ये तो आपने बहुत ही एक अच्छी जो है वो ट्रेडिशन बताई है जो वहाँ पे जी पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मेंटेन की हुई है, तो आई रियली जी अप्रिशिएट बिल्कुल। दैट। तो जी इसके बिल्कुल अलावा सर। मेरा यहीं पे इसी का फॉलो अप क्वेश्चन है कि इसके वीजा प्रोसेस पे कितना जो है वो तकरीबन खर्चा आ जाता है? सर अभी तो तकरीबन 2 साल हुए हैं जब मैंने वीजा अप्लाई किया हुआ था। अभी तो मेरे पास वहाँ पे वहाँ का एक रेजिडेंशियल कार्ड होता है, तो वो मेरे पास है, तो मुझे वीजा के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन तकरीबन जो डॉक्यूमेंटेशन है और जो वीजा प्रोसेस है, तकरीबन 80,000 से लेकर 90,000 तक जो है पाकिस्तानी PKR में आपका वीजा भी लग जाता है, और आपकी एजेंट की फीस भी उतर जाती है उसमें। इसमें वीजा फीस भी होती है और एजेंट की फीस भी होती है, क्योंकि एजेंट जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स, जब आपके पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर करूँ कि जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन होता है या वो ताइवान मूव होते हैं, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से रेडी करते हैं। लाइक उनके जो FSC के डॉक्यूमेंट्स हैं, हाल तो वो रिक्वायर्ड नहीं होते, लेकिन उनको उनको रेडी करने चाहिए, जो कि IBCC से और फिर बाद में जो है वो मोपा से अटेस्ट होते हैं। इसी तरह से BS के डॉक्यूमेंट्स जो है वो HEC से, यूनिवर्सिटी से, HEC से और मोपा से। तो ये आपका जो टारगेटेड एजेंट होता है, फिर वो ये आपके डॉक्यूमेंट्स सऊदीया में पाकिस्तान एम्बेसी में दोबारा ले जाता है, और वहां से फिर वो क्रॉस वेरीफाई होते हैं। जब वो वहां से क्रॉस वेरीफाई हो जाते हैं, तो फिर वो ताइवान की एम्बेसी में चले जाते हैं। तो वहां पे फिर जो है वो उनकी एक वैलेंसी आ जाती है डॉक्यूमेंट्स की, और फिर वहां पे भी जो है वो आपके लिए वीजा एप्लीकेशन भी वहां पे प्रोसेस हो जाते हैं। तो एजेंट इस चीज के आपसे पैसे लेता है, और बहुत ही लिमिटेड पैसे उसके होते हैं, बहुत ज्यादा हाईली चार्ज भी वो नहीं करते, क्योंकि हमारे जितने भी ताइवान में इस वक्त सीनियर्स बैठे हुए हैं, जो कि ऑलमोस्ट बहुत सी यूनिवर्सिटीज में कुछ प्रोफेसर हैं, तो कुछ जो है वहाँ पे पोस्ट डॉक कर रहे हैं, कुछ जो है वहाँ पे ऑलरेडी PhD उनकी कंप्लीट होने वाली है। तो वो इस चीज पे बड़ी कड़ी नजर रखते हैं कि कोई भी एजेंट जो है किसी भी बच्चे से ज्यादा फीस चार्ज ना करे। अगर कोई ज्यादा फीस चार्ज करता है, तो वो बाकायदा रिपोर्ट होती है, और उस एजेंट को फिर मना किया जाता है ग्रुप में कि आप इस एजेंट के पास ना जाए। तो बहुत ही एहतियात बरती जाती है नए आने वाले स्टूडेंट्स को, ताकि उनके साथ ज्यादा किसी किस्म की ना हो। उनको जो है जितना बेहतर बेहतर से बेहतर गाइड किया जा सके, तो वो सीरियस कोशिश करते हैं कि उनको गाइड कर सके। थैंक यू सो मच अब्बास। तो इस सेशन को हम यहीं पे इख्तिताम पजीर करते हैं। तो बाकी जो स्टूडेंट के श्योर फॉलो सर। अप क्वेश्चन होंगे तो बाद में कमेंट सेशन में जो वो ड्रॉप करेंगे, और लेटर ऑन जो हम उनको कन्वे करेंगे कि उनके जो आंसर श्योर पॉसिबल सर, इंशाल्लाह। क्या जो, हाँ उनके क्या जो पॉसिबल आंसर बनते तो हम उनको एड्रेस करेंगे। तो थैंक यू सो इंशाल्लाह मच सर। कि आपने टाइम निकाला, थैंक यू सर। और बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपने दी है कि वहाँ पे एक अच्छा सिस्टम है, और अगर स्टूडेंट जो है वो एक अच्छी एफर्ट के साथ और सिंसियर होकर अप्लाई करें तो उनके बड़े ब्राइट चांसेस है कि उनको ताइवान से फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल सकता है। और बाकी वीजा प्रोसेस भी आप बता रहे हैं कि वो भी एक जो वो स्मूथ प्रोसेस है। तो जी थैंक जी यू सो बिल्कुल मच फॉर सर। ऑल दैट। तो इंशाल्लाह फिर थैंक यू नेक्स्ट सो मच नई सर। थैंक यू। इंफॉर्मेशन है तो फिर उसमें मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू अल्लाह थैंक यू हाफिज। सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।